लाउंज में सुबह की धीमी रोशनी फैली हुई थी। बड़े शीशे के पर्दों से छिनकर आती धूप सोफों पर पड़ रही थी, मगर फिजा में गर्मी के बावजूद एक अजीब सा बोझ ठहरा हुआ था। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक खामोशी को और गहरा कर रही थी। सरबत बेगम सोफे के कोने में बैठी थी। हाथों की उंगलियां आपस में उलझी हुई थी। नजरें सामने रखी शीशे की गुलदान पर जमी थी, जैसे वहां कोई जवाब रखा हो। चंद लम्हे बाद दरवाजा खुला तो आर्यन सिकंदर अंदर दाखिल हुआ। ऊंचा लंबा कद, चौड़ी जिसामत, मजबूत कंधों पर ऑफिस बैग लटकाए उसकी मौजूदगी ही कमरे की फिजा बदलने के लिए काफी थी। उसने रस्मी सा सलाम किया और अपनी माँ के सामने वाले सोफे पर बैठ गया। टांग पर टांग रखे घड़ी पर एक नजर डाली और फिर खामोश हो गया। वो उनकी बात का मुंतजिर था। चंद लम्हे दोनों के दरमियान बस सांसों की आवाजें थी। जब वो कुछ ना बोली तो वो उन्हें देखते हुए बोला, क्या बात है, हुक्म करें, खामोश क्यों है? बेटे के सामने माँ हमेशा धारती हुई, हुक्म जताती हुई अच्छी लगती है, खामोश नहीं। आर्यन ने आखिरकार खामोशी तोड़ ली। आवाज में बेसब्री साफ झलक रही थी। आपने क्यों बुलाया है? सब खैरियत है, आप जानती हैं, इस वक्त मुझे ऑफिस के लिए निकलना होता है। फिर भी आप खामोश हैं। जल्दी बोले, अम्मी, देर हो रही है मुझे। अंदाज अब उजलत भरा था। सरवत बेगम ने गहरी सांस ली। वो सीधी होकर बैठी और बेटे को गौर से देखा, जैसे उसके चेहरे पर लिखे लफ्ज पढ़ने की कोशिश कर रही हो। वो उसे देखते हुए संजीदगी से बोली, तुम अच्छी तरह जानते हो मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है, इसलिए मेरे सामने बनने की जरूरत नहीं है। तुम ये भी अच्छी तरह जानते हो तुम्हारी मां को ये बनावटी चेहरे, बनावटी लहजे कितने बुरे लगते हैं। वो धीमी मगर भारी आवाज में बोली, मुझे आज साफ साफ बताओ, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? कल रात तुमने अपने बाबा से क्या कहा था? तुम्हें जरा किसी का एहसास नहीं है? खानदानी वैल्यू क्या होती है, रिश्ते क्या अहमियत रखते हैं, तुम सब भूल चुके हो। कारोबार में आ जाने का मतलब ये नहीं होता कि हर रिश्ते की कदर कीमत भूल जाओ। आलिया ने नजरें चुरा ली। तुम्हारे बाबा परेशान हैं, वो कभी तुमसे कुछ नहीं बोलते, हमेशा नरमी से पेश आते हैं। तुम्हें हमेशा अपना दोस्त कहते हैं। बेटों जैसा रिश्ता कभी उन्होंने नहीं रखा, मगर तुम्हें उनका बिल्कुल एहसास नहीं है। वो बोलती गई, वो इस कदर परेशान हो गए हैं कि उनका दिमाग भी काम नहीं कर रहा। सुबह भी ऐसी अजीब अजीब बातें कर रहे थे, बिल्कुल बुखला चुके हैं। वो तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? आलियान, उस बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इतनी सलीका शार लड़की इतनी आसानी से नहीं मिलती। खानदानी है, तुम्हारे बाबा उसको पसंद करते हैं, अपनी बेटी कहते हैं। तुम्हें पता है, तुम्हारे बाबा ने रात से कुछ नहीं खाया है, सिर्फ तुम्हारी बात सुनकर। तुम क्यों उन्हें जहनी अजियत दे रहे हो? आलियान का जबड़ा सख्त हो गया था। वो उन्हें देखते हुए बोला, मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है अम्मी। मैं आपको अपना फैसला दे चुका हूँ। बाबा को बताने का मकसद उन्हें परेशान करना नहीं था, उन्हें जहनी तौर पर तैयार करना था, और उन्हें चाहिए वो जहनी तौर पर तैयार हो जाए। मैंने बाबा से सिर्फ इतना कहा है कि मैं उनके भाई की बेटी से शादी नहीं करूंगा। उसकी आवाज में ठहराव था, मगर अंदर गुस्सा सुलग रहा था। मैं अपनी मर्जी से अपनी पसंद की लड़की से शादी करूंगा, और ये गलत नहीं है। इस्लाम भी हमें पसंद की इजाजत देता है। आप लोग मुझ पर उसे क्यों थोप रहे हैं? जिंदगी आप लोगों ने नहीं गुजारनी, जिंदगी मैंने गुजारनी है। अगर मेरा और उसका मिजाज ही नहीं मिलता तो हम दोनों आपस में जिंदगी कैसे तय करेंगे? कुछ तो सोचें इस हवाले से। महक तुम्हारे मिजाज के मुताबिक नहीं है? सरबत बेगम ने फौरन सवाल किया। बिल्कुल नहीं है। वो जरा आगे झुका। हम दोनों का कोई मेल जोल नहीं है, ना सोच मिलती है ना बात। फिर आप क्यों नहीं समझती मेरी बात? हमारी उम्र में भी फर्क है। वो मुझसे पूरे 8 साल छोटी है। मैं अपनी हम उम्र लड़की से शादी करना चाहता हूँ, जिसका मिजाज मेरी तरह हो, जिसकी सोच मेरी तरह हो। वो उल्टी सीधी हरकतें करने की बजाय बिजनेस को तरजीह देती हो, मगर ये लड़की घरेलू काम, दिमाग काम खराब करना, ये ही सब करती है। सरबत बेगम की आंखों में नमी उभर आई। तुम क्यों नहीं समझ रहे अपने बाबा की बात? वो कद्र बुलंद आवाज में बोली, वो रिश्ता बचपन से तय है, खानदानों की बात है। अगर ये रिश्ता टूट गया तो सब बिखर जाएगा। तुम्हारे बाबा को बिरादरी से अलग कर दिया जाएगा। तुम ये क्यों नहीं सोचते? आलिया ने बेजारी से सर झटका। अगर कर देते हैं तो कर दें, उसने साफ कहा। हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम लोग आपस में खुश हैं, बस यही काफी है। नहीं, सरबत बेगम ने नफी में सर हिलाया। तुम्हारे बाबा खुश नहीं है, उन्हें उनका भाई भी अजीज है, अपना बाप भी अजीज है, और वो लड़की भी। ये सुनते ही आलियान उठ खड़ा हुआ। सोफे के साथ रखा गुलदान हिलकर रह गया। तो फिर आप लोग उन्हीं सबको अजीज रखते हैं? वो गुस्से से बोला। मैं किसी की कुर्बानी नहीं बनूंगा। आज ही मैं ये किस्सा अपने हाथों से खुद खत्म करूंगा। आलियान, रुको। सरवत बेगम की आवाज लरज गई, मगर वो रुका नहीं। उसने बैग कंधे पर संभाला, पलट कर भी नहीं देखा और तेज कदमों से लाउंज से बाहर निकल गया।
दरवाजा बंद होने की आवाज लाउंज में गूंज गई। सरबत बेगम वहीं खड़ी रह गई। लाउंज वैसा ही था, रोशन सजा हुआ, मगर अब उसमें खामोशी नहीं, एक टूटता हुआ रिश्ता सांस ले रहा था। दूसरी जानिब वो मासूम लड़की अपनी जिंदगी में बिल्कुल गुम थी, इस बात से अनजान कि उसकी जिंदगी में कैसा तूफान आने वाला है। सिकंदर मंजिल की ऊपरी मंजिल पर वाक़ई कमरे में धूप हल्के हल्के पर्दों से छिनकर अंदर आ रही थी। कमरा साफ सुथरा मगर कदरे बचकाना सलीके से सजा हुआ था। एक तरफ अलमारी के शीशे पर चूड़ियां लटक रही थी। मेज में रंगीन फ्रेम, खुशबू की हल्की सी महक फिजा में रची हुई थी। महक फर्श पर गधे के साथ टेक लगाए बैठी थी। गोद में मोबाइल और सामने प्रिंट की हुई तस्वीरें फैली थी। वो पूरी तवज्जो से एक तस्वीर को दूसरे के साथ जोड़ रही थी। उंगलियों से किनारे सीधी करती, कभी सर जरा सा टेढ़ा करके देखती। वो अपने काम में इस कदर मगन थी कि उसे नाश्ते का भी होश नहीं था। चंद लम्हे बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। आ जाओ, दरवाजा खुला हुआ है, उसने बिना देखे कहा, मगर आवाज में खुशी खुद ब खुद शामिल हो गई थी। दरवाजा खुला और मुहिबा अंदर दाखिल हुई। उसकी कजिन महक ने सर उठाया तो उसे देखते ही उसके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। आप ही, वो चहक उठी। इधर आओ ना, कुछ दिखाना है। वो खुशी से तस्वीर उठाकर उसके करीब ले आए। देखो, मैंने अपनी और आलियान की तस्वीर जोड़ी है। बताओ, हम साथ में कैसे लग रहे हैं? आपको पता है, कल से मैं इन तस्वीरों को सेट करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी एक दोस्त है ना, उसकी अपनी मंगेतर के साथ इतनी ढेर सारी तस्वीरें हैं, मगर मेरी तो एक भी नहीं है। और मैं जानती हूँ, निकाह से पहले आलियान मेरे साथ एक तस्वीर नहीं बनाएंगे। इसीलिए मैं इन्हें जोड़ लूंगी। जब तक हमारे साथ तस्वीर नहीं बन जाती, तब तक साथ जोड़कर काम चलाऊंगी। मुहिबा ने तस्वीर को गौर से देखा। आलियान का बाबाकार चेहरा, महक की चमकती आंखें, सब कुछ बजाहिर मुकम्मल लग रहा था। उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, मगर आंखों में सोच की परछाई थी। अच्छे लग रहे हो, वो नरमी से बोली। खुदा पाक तो दोनों की जोड़ी को ऐसे ही सलामत रखे, कभी किसी की बुरी नजर न लगे, हमेशा साथ में खुश और मुतमइन रहो, कोई तीसरा तुम दोनों के दरमियान ना आए। आमीन। मैं खुशी से बोली। आप बताएं, आप क्यों आई हो? कोई काम था? महिबा ने सर हाँ में हिलाया और आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। मैं तुम्हें नाश्ते के लिए बोलने आई थी। तुम्हारी अम्मी ने बोला था जाकर एक दफा देख लो, मगर हमेशा की तरह तुम अपने काम में नाश्ता भूल गई हो। जबकि वो दांतों तले जबान दबाकर बोली। अच्छा, बस खा रही हूँ, लेकिन ऐसा लगता है आप कुछ और भी कहना चाहती हैं। बोली। मैं आपको बताऊंगी सब कुछ। आप ही तो हैं मेरी सुख दुख की साथी। वो मुस्कुराई थी और उसे देखते हुए बोली। बिल्कुल ठीक कहा। कई दिनों से मैं तुम्हारे साथ इस सिलसिले में बात करना चाहती हूँ। खैर, अब एक बात पूछूं? पूछे ना आप ही। महक ने फौरन कहा। तुम आलियान को बहुत ज्यादा पसंद करती हो ना? ये सुनकर महक का चेहरा खिल उठा। उसने जोर से सर को जंबश दी। पसंद? वो हंस पड़ी। मैं उन्हें पसंद नहीं करती, मैं उनसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। आपको पता है, जब जब उनका नाम सुनती हूँ मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उनको जब देखती हूँ तो मेरी अपनी हालत खराब हो जाती है। गाल तप उठते हैं, हाथ पांव की रूहें खड़े हो जाती हैं। क्या क्या बताऊं आपको, मेरी हालत कैसी हो जाती है। जब से मैंने होश संभाला है, अपने साथ आलियान का नाम ही सुना है। और आप खुद बताएं, वो कितने खूबसूरत, हैंडसम, पढ़े लिखे बिजनेसमैन हैं। उन जैसे इंसान कौन नहीं चाहेगा अपनी जिंदगी में। आपको पता, जब मैंने अपनी दोस्तों को उनकी तस्वीर दिखाई थी, सब कह रही थी हमारे क्रश में इजाफा हो गया है। तुम्हारा शोहर वाकई बहुत हसीन है। दर से मुझे बहुत प्राउड फील होता है। जो लोग पाने की हसरत करते हैं वो मुझे इतनी आसानी से मिल रहा है। मैं जितना अपने रब का शुक्र अदा करूं उतना कम है। मुहिबा ने आजगी से सवाल किया। हाँ, मैं तुम्हारी बातें समझ रही हूँ, लेकिन क्या तुमने कभी उनसे पूछा कि वो तुमसे मोहब्बत करते हैं या नहीं? तुमने कभी अपना इजहार उनके सामने किया? महक चौंक गई। उसने हैरत से उसकी तरफ देखा। ये आप क्या कह रही हैं आप ही? उसकी आवाज में उलझन आ गई। परसों आप चाचू के घर गई थी, क्या वहां कुछ हुआ है? उसका दिमाग अब तेजी से काम करने लगा था। ना जाने क्यों उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा था। मुहिबा ने फौरन सर नफी में हिलाया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम परेशान मत हो, मैं बस वैसे ही पूछ रही थी। महक ने उसके दोनों हाथ मजबूती से थाम लिए। आपको हमारे रिश्ते की कसम है। वो जज्बाती हो गई। मुझे सच बताएं। न जाने क्यों कुछ दिनों से मेरा अपना दिल बहुत उदास हो रहा था। ऐसा लगता था जैसे कुछ होने वाला है। अब आप मुझे बताएं क्या बात है। प्लीज, मुझसे कुछ मत छुपाएं। मेरी पूरी जिंदगी का मामला है। मुहिबा ने गहरी सांस ली और उसको देखते हुए बोली। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम आंखें बंद करके सब कुछ मान नहीं लो। एक दफा आलियान से मिल लो। मुझे नहीं लगता वो इस रिश्ते में दिलचस्पी ले रहे हैं। कुछ है उनके दिल में जो वो तुमसे कहना चाहते हैं। बेहतर होगा एक दफा बैठकर उनसे बात करो। पूछो आखिर वो चाहते क्या है। मैं एक चंद में खामोश रही, फिर धीरे से बोली। मैं तो कब से तैयार हूँ, मगर वो मिलना ही पसंद नहीं करते। क्यों ना आज मैं उनके ऑफिस चली जाऊं,
ان کے لیے अच्छा सा कुछ बना कर ले जाऊं। मुहिबा ने इस बात में सर हिलाया। हाँ, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। तुम कह देना कि तुम अपने बाबा से मिलने आई हो और इसी बहाने आर्यान से भी मुलाकात हो जाएगी। डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें शख्स के साथ पूरी जिंदगी गुजारनी है। बेहतर है एक दफा ही बैठकर बात हो जाए, सब कुछ क्लियर हो जाए, यही अच्छा है। मैं नहीं चाहती तुम बाद में किसी भी बात को लेकर परेशान हो या रोने बैठो। महक फौरन उठ खड़ी हुई। हाँ, मैं आपकी बात अच्छे तरीके से समझ गई हूँ। बड़ी बहनें हमेशा अपनी छोटी बहनों का ऐसे ही ख्याल रखती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऑफिस जाने वाला मंसूबा ठीक रहेगा। मैं अभी किचन जाती हूँ। वो पुरजोश अंदाज में बोली। मैं जानती हूँ उन्हें मेरे हाथ का बना हुआ हलवा पसंद आएगा। मुझे पूरी उम्मीद है। ये कहते वो कमरे से बाहर निकल गई थी। दरवाजा बंद हुआ तो कमरे में खामोशी फैल गई थी। मुहिबा ने तस्वीर की तरफ देखा जो मेज पर रखी रह गई थी। फिर गहरी सांस ली, ऐसी सांस जिसमें खदशा भी था और आने वाले तूफान का एहसास भी। कुछ घंटे बाद ऑफिस की इमारत हमेशा की तरह मसरूफ थी। शीशे के दरवाजे से अंदर आते ही ठंडी हवा ने महक के चेहरे को छुआ, मगर उसके दिल की धड़कन फिर भी काबू में नहीं आ रही थी। उसने दोनों हाथों में से डब्बा मजबूती से पकड़ रखा था, जिसके अंदर ताजा बना सूजी का हलवा था। घर से निकलते वक्त उसने खास ध्यान रखा था कि हलवा ज्यादा मीठा ना हो। आलियान की पसंद का ख्याल रखा था। इस्तकबालिया से गुजरते हुए उसके कदम जरा लड़खड़ाए, मगर उसने खुद को संभाला और सीधी उसके कैबिन की तरफ बढ़ गई थी। वो एक दो दफा अपने बाबा के साथ कंपनी आई थी, इसीलिए उसे वहां मौजूद हर शख्स जानता था। किसी ने भी उसे नहीं रोका था। केबिन के सामने पहुंचकर उसने गहरी सांस ली, दिल ही दिल में दुआ पढ़ी। 2 लम्हे रुकी, फिर दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। आइए। अंदर से सट सी आवाज आई। वो अंदर दाखिल हुई। सामने ही बड़ी सी मेज के पीछे सबराही कुर्सी पर आर्यान बैठा था, फाइल पर झुका हुआ, पेशानी पर संजीदगी की लकीरें, जैसे दुनिया का सारा बोझ इस कमरे में रखा हो। अस्सलाम वालेकुम, उसने जरा बुलंद आवाज में कहा। वो उसको मुखातिब करना चाहती थी, आने की वजह बताना चाहती थी, अपनी खुशी बयान करना चाहती थी। आलिया ने सर उठाया। लम्हा भर के लिए वो जैसे ठटक गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज जिससे वो मिलने की ख्वाहिश करेगा वो इस तरह उसके सामने आ जाएगी। महक दरवाजे के पास खड़ी थी, चेहरे पर बड़ी सी मासूमियत सजाए, आंखों में एक मासूम सी उम्मीद। आप? वो बेख्तियार बोल उठा। जी मैं। क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? लम्हे भर के लिए उसकी आंखों से वो घबराई हुई थी, मगर फिर हिम्मत किए वो खुशी से बोली। मैं आपके लिए सूजी का हलवा बना कर लाई हूँ। वो एक कदम आगे बढ़ी। चाची ने बताया था कि आपको सूजी का हलवा बहुत पसंद है। मैंने बहुत दिल से बनाया है। आप खाकर बताएं कैसा बना है। मैंने आपकी पसंद का भरपूर ख्याल रखा है। इसमें मीठा भी ज्यादा नहीं है और आपको इलायची वगैरह पसंद नहीं है, वो भी मैंने इसमें शामिल नहीं की। मुझे पता है आप इसे बहुत पसंद करेंगे। आलिया ने कुर्सी पीछे की और खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर हैरत के साथ नागवारी भी थी। यहाँ क्या कर रही हो तुम? उसकी आवाज सख्त हो गई थी। तुम्हें मालूम नहीं ऑफिस आना हमारे खानदान की लड़कियों को मना है? वो जैसे अब होश में आ गया था। वाकई उसे अब गुस्सा आने लगा था। उसे अपने कैबिन में खड़े हुए देखकर उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। खानदान की बहन बेटी बहू इस तरह काम की जगह पर पहुंचे। कुछ दिन पहले उसकी अपनी माँ भी ऑफिस आई थी, मगर उसने उनके साथ भी रियायत नहीं की थी। उन्हें भी सुना दिया था कि आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये काम की जगह है, मर्दों की जगह है। यहाँ पर घर के मर्द ही आए, यही बेहतर है। महक ने फौरन बात संभालने की कोशिश की। मैं बस बाबा से मिलने आई थी। अम्मी ने एक जरूरी काम से भेजा था। मैं आना नहीं चाहती थी, लेकिन अम्मी के कहने की वजह से आई। वो उसकी सर्द आंखें देखकर बुरी तरह घबरा गई थी, इसीलिए झूठ बोल गई थी। वो जल्दी से मजीद बोली। उनसे थोड़ा सा जरूरी काम था, सोचा आपको भी हलवा दे दूं। आप हमारे घर भी नहीं आते, इसलिए मैं आपके लिए यहाँ बना कर ले आई। वो डब्बा उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली। खाकर बताए ना कैसा बना है। आंखों में उम्मीद की किरण जगमगा रही थी, चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट थी। अपने महबूब को देखकर उसका चेहरा लाल नार हो रहा था। शर्म के मारे आंखों की झालर कभी गिरते कभी उठते थे। आलिया ने डब्बे की तरफ देखा, मगर हाथ नहीं बढ़ाया। चंद लम्हे वो खामोश रहा, फिर गहरी सांस ली और उसकी जानिब देखते हुए बोला। खैर अच्छा ही किया तुमने आकर। वो सर लहजे में बोला। मुझे भी तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। बेहतर है यहीं पर मामला हल हो जाए और हम दोनों के दरमियान ही बात खत्म हो जाए। यही बेहतर है। घर वाले शामिल होंगे, बात बढ़ेगी। मैं नहीं चाहता बिला वजह के ड्रामे क्रिएट हो। मुझे बिला वजह के ड्रामे फैमिली तमाशों से शुरू से ही कुफत होती है। महक के चेहरे पर मुस्कुराहट और गहरी हो गई। जी बोले। वो फौरन बोली। मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। मुझे मालूम है आपको खानदान में ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं है। आप बेफिक्र हैं। जो भी बात है हम दोनों के दरमियान ही खत्म हो जाएगी। वो बेवकूफ जानती नहीं थी कि सामने खड़ा शख्स उसे किस तरह जलील करने वाला है, उसे कैसे आसमान से उतार कर जमीन पर पटकने वाला है। आलिया ने हाथ में पहनी अंगूठी की तरफ देखा, आहिस्ता आहिस्ता उसे उतारा और एक कदम आगे बढ़कर महक की तरफ बढ़ा दी। ये ले जाओ, उसने साफ कहा। मैं इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। मैं जानता हूँ
तुम्हें मेरी बात सुनकर तकलीफ पहुंचेगी, लेकिन बात की तकलीफ से बेहतर है आज की तकलीफ। आज ही तुम्हें सच्चाई पता चल जाए, यही बेहतर है। मैं बात को घुमा फिरा कर करने का आदी नहीं हूँ। सीधी बात करता हूँ ताकि इंसान को समझ आ जाए। मैं जैसे साकत रह गई थी। क्या? उसकी आवाज लड़स गई। ये क्या मतलब है? मैं समझी नहीं। खौफ के मारे उसके हाथ पांव लड़सने लगे। आलियान चंद लम्हे खामोश रहा, फिर उसके करीब आकर जबरदस्ती उसके हाथ में अंगूठी थमा दी। कुछ दिन पहले तुम्हारी वालिदा यहाँ आई थी। वो बोलता गया। उन्होंने ये अंगूठी मुझे पहनाई थी। कह रही थी अब जल्द निकाह हो जाएगा तो ये पहन कर रखो। खैर मैं उस अंगूठी के जरिए रिश्ता खत्म कर रहा हूँ। महक की आंखें फैल गईं। लेकिन मैंने तो तुम मेरे मिजाज की नहीं हो। उसने बात काट दी। मैं एक बाशऊर पढ़ी लिखी बावकार लड़की चाहता हूँ। तुम जैसी उल्टी सीधी हरकतें करने वाली नहीं। मैंने क्या उल्टा सीधा किया है? उसकी आवाज कांपने लगी। मैं तो कभी आपसे बात भी नहीं करती। आज बस दिल चाहा मुलाकात का हलवा देने का। मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। वो एक बेख्तियार बोलती गई। आप जैसी लड़की चाहते हैं मैं वैसी बन जाऊंगी। आलियान का चेहरा सख्त हो गया था। जाओ यहां से, वो बुलंद आवाज में बोला। मुझे जो कहना था कह चुका हूँ। जाकर वावीला मचाने से बेहतर है अपनी माँ को तरीके से समझा देना। लेकिन मुझे आपसे बात करनी है। मैं एक रुंधी हुई आवाज में कहा। निकलो यहां से। वो चीखा। या मैं सिक्योरिटी बुलाकर निकलवाऊं? मैं की आंखों में आंसू भर आए। उसने एक लम्हा उसे देखा जैसे कुछ कहना चाहती हो मगर लफ्ज साथ नहीं दे सके। फिर वो पलटी और तेजी से कैबिन से बाहर निकल गई थी। पीछे आलियान अकेला खड़ा था और मेज पर रखा सूजी के हलवे का डब्बा कमरे की खामोशी में बेआवाज चीख रहा था। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। शाम ढल रही थी। आसमान पर हल्की सी सुर्खी फैली हुई थी, मगर सिकंदर मंजिल के अंदर दाखिल होने वाली महक के लिए ये शाम अंधेरे से कम नहीं थी। उसके कदम बोझल थे, कंधे झुके हुए, दुपट्टे का एक सिरा हाथ में मिसला हुआ था। आंसुओं से तर चेहरा, बिखरे हुए बाल और खाली खाली आंखें, जैसे उसके अंदर कुछ टूटकर बिखर चुका हो। दरवाजा बंद करने की भी उसमें सिकत नहीं थी। बस धीरे से अंदर दाखिल हुई और दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई। किचन की तरफ जाती बिनिश बेगम यकदम ठिठक गई। उनके हाथ में पकड़ा गिलास जमीन पर गिरने से बाल बाल बचा। वो पलटी तो सामने अपनी बेटी को उस हाल में देखकर चंद लम्हे यकीन ही नहीं कर सकी कि वो जितनी खुश और हशाश बशाश हो गई थी, अब उसको इस हाल में देखकर उनकी अपनी हालत खराब हो गई थी। महक? उनकी आवाज कांप गई थी। ये क्या हाल बना रखा है तुमने? पागल हो गई हो। तुम ये किस उलिये में वापस आई हो? वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। क्या हुआ है तुम्हें? वो तड़प कर बोली। कुछ बोलो मेरी जान। जिस बेटी को हमेशा हथेली का छाला बनाकर रखा था, वो इतनी उजरी हुई हालत में। उनका कलेजा मुंह को आ गया था। अगली लम्हे महक के कदम लड़खड़ा गए, जैसे जिस्म ने साथ छोड़ दिया हो। वो बेख्तियार घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। ऐसा रोना जिसमें आवाज भी टूट जाती है। बेनुश बेगम फौरन उसके पास बैठ गई, उसके शाने थाम कर हिलाया और रोते हुए बोली। क्या हुआ है मेरी लाडो? वो घबरा कर बोली। तुम ऑफिस गई थी ना? ऐसे रोते हुए क्यों आई हो? बाबा ने कुछ कहा है क्या? उन्होंने वहां आने पर डांट लगाई है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारे बाबा से झगड़ा करूंगी? ऐसे कैसे वो मेरी लाडली को डांट सकते हैं? मैंने जब उन्हें फोन करके बता दिया था, फिर उन्होंने तुम्हें क्यों डांटा? महक ने सर नफी में हिलाया, हिस्सों के दरमियान बोली। नहीं अम्मी, मेरे बाबा बहुत अच्छे हैं। वो मुझे कभी नहीं डांटते। वो अपनी तकलीफ में भी अपने बाप की मोहब्बत नहीं भूली थी। वो मजीद बोली, अम्मी, मैं बर्बाद हो गई हूँ। मेरी मोहब्बत तबाह हो गई है। मेरा पहला प्यार अधूरा रह जाएगा। नहीं अम्मी, ऐसा नहीं हो सकता। वो मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म नहीं कर सकते। ये गुनाह ही किसी के दिल को तोड़ देना गुनाह होता है। उन्हें क्यों रहम नहीं आ रहा? जब मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया तो मेरे साथ इतना बुरा कैसे हो सकता है अम्मी? बिनुश बेगम के दिल में जैसे किसी ने छुरी घोंप दी हो। क्या मतलब? वो ऐसा ऐसे बोली। उनका दिमाग काम करना बंद हो चुका था। अपनी बेटी को इतनी उजड़ी हुई हालत में देखकर उनके हाथ पांव कपकपा रहे थे। वो तड़प कर बोली, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। आलिया ने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया। महक की आवाज चीख में बदल गई। उन्होंने कहा है वो इस रिश्ते को नहीं मानते। उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया अम्मी। आलियान सिकंदर ने मुझे तबाह कर दिया। वो ऐसा नहीं कर सकते। वो मुझे इतनी बुरी तरह नहीं तोड़ सकते। वो मेरी मोहब्बत है। ये रिश्ता बचपन से तय है। ऐसे कैसे वो बीच राह में मुझे छोड़कर जा सकते हैं? मुझे बुरी लड़की बोल सकते हैं। क्या मैं बावकार नहीं हूं? क्या मैंने गलत काम किए हैं? मैंने कभी किसी लड़की से दोस्ती नहीं की, किसी पराये मर्द से बात नहीं की, हमेशा खुद की हिफाजत की, सिर्फ ये सोचकर कि मैं आलियान सिकंदर की हूँ। फिर वो मुझे बावकार क्यों नहीं समझते अम्मी? क्या मैं बुरी हूं? नहीं नहीं, बेनिश बेगम ने उसे खुद से लगाते हुए कहा। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। वो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मेरी बच्ची का हक वो नहीं खा सकता। वो मजीद कुछ कहती, उससे पहले ही वो टूटे बिखरे लहजे में बोली।
वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्हें मेरी जात पर रहम क्यों नहीं आया? महक बेकाबू होती जा रही थी। मैं उनकी होने वाली बीवी हूँ। वो मुझे कैसे छोड़ सकते हैं? उनका कहना है वो एक बावकार लड़की चाहते हैं। अम्मी, मैं भी बावकार हूँ। मैंने कभी किसी के साथ चक्कर नहीं चलाया, कभी कोई गलत हरकत नहीं की। फिर वो मुझे बुरा कैसे बोल सकते हैं? वो एक ही बात बार बार दोहरा रही थी। दिमाग काम करना मुकम्मल तौर पर बंद कर चुका था। वो कांपते हाथों से अंगूठी निकालकर माँ की हथेली पर रखती हुई बोली। उन्होंने ये अंगूठी मुझे वापस दे दी। कहा, यहाँ से चली जाओ वरना धक्के मारकर ऑफिस से निकालूंगा। अम्मी, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? मेरे साथ ऐसा सलूक किया जाए? बिनिश बेगम की आंखों में आंसू भर आए। ये ये सब गलत फहमी है। वो खुद को संभालते हुए बोली, ऐसा नहीं हो सकता। वो शायद गुस्से में होगा, स्ट्रेस में होगा। महक ने सर झटका। नहीं अम्मी, ये सच है। वो रोते हुए बोली। वहीबा बाजी भी यही कह रही थी कि आलियान कुछ कहना चाहता है। आज उन्होंने कह दिया। उन्होंने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मुझे बर्बाद कर दिया, सर से पांव तक मुझे तबाह कर दिया। मैं उनकी मोहब्बत में इतनी पागल हो गई थी कि सब भूल बैठी। ये भी भूल गई कि मेरी मोहब्बत दो तरफा है या एक तरफा। बस बेलोस करती चली गई और बदले में मुझे क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ तबाही। वे ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? बिनिश बेगम की आवाज रुंध गई थी। मेरी बच्ची, तुम रो मत। वो उसके सर पर हाथ फेरती हुई बोली। मैं बात करूंगी, तुम्हारे बाबा बात करेंगे। वो ऐसा नहीं कर सकता। ये रिश्ता बचपन से तय है। वो इनकार नहीं कर सकता। अम्मी, महक ने एक आखिरी बार उन्हें देखा। आप तो कहती थी वो मुझसे मोहब्बत करता है। ये कहते ही उसका जिस्म ढीला पड़ गया, आंखें पलट गईं और वो बेहोश होकर माँ की बाहों में गिर गई। महक, बिनिश बेगम चीख उठी। मेरी बच्ची, आंखें खोलो। शाम की खामोशी चीख से टूट गई और सिकंदर मंजिल में पहली बार एक तयशुदा रिश्ते की बिखरने की आवाज गूंज उठी। उन्होंने फौरन मुलाजमीन के हमरा उसे कमरे में पहुंचाकर डॉक्टर को फोन किया था। अपने शोहर को भी इतला दी थी। अचानक उनके घर पर क्या क्यामत आई थी, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। रात गहरी हो चुकी थी। छोटी हवेली की बैरूनी लाइट्स दर्द रोशनी में नहा रही थी, मगर अंदर दाखिल होने वाला आलियान इस रोशनी से बिल्कुल बेनियाज था। दरवाजा बंद करते ही उसने कोट कंधे से उतारा, जूते एक तरफ रखे और बगैर इधर उधर देखे सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। उसके कदम तेज थे, जैसे वो किसी गुफ्तगू से भाग रहा हो। अभी वो 2 सीढ़ियां ही चढ़ा था कि उसकी पुश्त से बुलंद और भारी आवाज गूंजी। ठहरो, कहीं नहीं जाओगे तुम। बात सुनो मेरी। वो ठटक गया, लम्हे भर के लिए जबड़ा भींचा, फिर आहिस्ता से पलटा। सामने यूसुफ सिकंदर खड़े थे। चेहरा सुर्ख, आंखों में गुस्सा और मायूसी दोनों साफ झलक रहे थे। क्या हुआ? आलिया ने बेनियाजी से कहा। ऐसा क्या कर दिया मैंने जो आप इतना चीख रहे हैं? यूसुफ सिकंदर ने एक कदम आगे बढ़ाया। तमीज नहीं है तुम्हें? वो धाड़ कर बोले। किस लहजे में तुम मुझसे बात कर रहे हो? आलियान के चेहरे पर तंजिया सी मुस्कुराहट आ गई। उसी लहजे में बात कर रहा हूँ जिसमें बात की जा सकती है। वो कंधे उचकाते हुए बोला। चीख आप रहे हैं? मैं नहीं। बताएं क्या बात है? यूसुफ सिकंदर का जब जवाब दे गया। तुमने आज महक से ऑफिस में क्या कहा है? वो गुस्से से बोले। तुम्हारे दिमाग खराब हो गया है? ऐसे कैसे तुम रिश्ता खत्म कर सकते हो? आलिया ने एक लंबी सांस ली। कल रात ही मैंने आपको बता दिया था। वो कदरे सख्त लहजे में बोला कि मैं इस लड़की के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता। मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करूंगा। इसमें कोई गलत बात नहीं है। कोई गलत बात नहीं है? यूसुफ सिकंदर ने हैरत और गुस्से के मिले जुले लहजे में कहा। बचपन से ये रिश्ता तय है। खानदान, इज्जत, रवायत कुछ भी मानी नहीं रखता। तुम्हारे लिए? तुम इतनी आसानी से ये रिश्ता कैसे खत्म कर सकते हो? अंगूठी उतारी और उसके हाथ में दे दी। मेरी नजर में ये मामला बिल्कुल ठीक है। मैंने कोई हंगामा नहीं किया, कोई बदतमीजी नहीं की। साफ साफ बात की और खत्म किया। साफ साफ? यूसुफ सिकंदर की आवाज भर आई। वो लड़की घर जाकर बेहोश हो गई। बहुत रोई है। मेरा भाई परेशान है। सारा खानदान सर पकड़ कर बैठा है। और तुम कह रहे हो सब ठीक है? आला ने नजरें चुरा ली, मगर लहजे में नरमी नहीं आई। मैं किसी के जज्बात का जिम्मेदार नहीं हूँ। वो मजीद बोला। मैंने शुरू से कहा था कि रिश्ता जबरदस्ती का है। यूसुफ सिकंदर ने थके हुए अंदाज में आंखें बंद की, फिर बोले। कल तुम्हारे दादा ने तुम्हें घर बुलाया है। ये बात वो खुद तुमसे करेंगे। आलियान फौरन बोला। कल मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मैं नहीं जा सकता। आप खुद चले जाए। ये हुक्म है। यूसुफ सिकंदर ने सख्ती से कहा। तुम जाओगे? आलिया ने सीढ़ी की रेलिंग थामी और रुख मोड़ लिया। फिलहाल मैं सोने जा रहा हूँ, उसने बेपरवाही से कहा। सुबह देखेंगे। आलियान, रुको। यूसुफ सिकंदर ने उसे रोकना चाहा, मगर वो नहीं रुका। वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ता गया, जैसे हर कदम के साथ उस गुफ्तगू को पीछे छोड़ रहा हो। ऊपर जाते हुए उसने दरवाजा जोर से बंद किया और नीचे यूसुफ सिकंदर वहीं खड़े रह गए। एक ऐसे बाप की तरह जो अपने बेटे को रोकना चाहता था, मगर अब उसके हाथ में सिर्फ खामोशी रह गई थी। दोपहर की रोशनी कमरे में मौजूद थी, मगर उस रोशनी में कोई हरारत नहीं थी।
पर्दे आधे सिरके हुए थे, हवा बंद थी और कमरा एक ऐसी घुटन में डूबा हुआ था जो सांसों को भारी कर देती है। महक ने अपने बिस्तर के किनारे बैठी थी, बाल बिखरे हुए, दुपट्टा कंधों से फिसला हुआ, चेहरा आंसुओं से तर और आंखें सूजी हुई। ऐसा लग रहा था जैसे एक ही रात में उसकी सारी उम्र गुजर गई हो। कल से उसने कुछ नहीं खाया था, ना पानी का घूंट लिया था। बदन कमजोर, हाथ ठंडे, मगर दिल बेकाबू धड़क रहा था। बिनुश बेगम उसके बिल्कुल पास बैठी थी, एक हाथ बेटी की पूंछ पर रखा हुआ था, दूसरा उसकी उंगलियों में उलझा हुआ था। तुम अपने साथ ऐसा क्यों कर रही हो? वो टूटी हुई आवाज में बोली। खुद को यूं खत्म करने से क्या मिलेगा? महक ने सर उठा, आंखों में बेबसी तैर रही थी। अम्मी, आप नहीं समझ रही, वो रोते हुए बोली। मेरे अंदर सब कुछ खत्म हो रहा है। बिनिश बेगम ने आंखें पोंछी। तुम्हारे दादा ने आज बुलाया है, वो नरमी से बोले। आलियान को भी और तुम्हारे चाचू को भी। उन्हीं के सामने बात होगी। पूछा जाएगा कि आखिर उनके बेटे ने ऐसा क्यों किया और ऐसा क्यों कहा। महक का रोना तेज हो गया। मुझे आलिया नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। अम्मी, वो कांपती हुई बोली, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। कल से ऐसा लग रहा है जैसे मुझे सांस नहीं आ रहा। मेरा दिल फट जाएगा, मुझे कुछ हो जाएगा अम्मी। नहीं, बिनिश बेगम ने उसे सीने से लगाते हुए कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। खुदा तुम्हारी हिफाजत करेगा। हम बात करेंगे उन लोगों से। वो इतनी आसानी से ये रिश्ता खत्म नहीं कर सकते। वो भी मजीद कुछ कहने ही वाली थी कि कमरे का दरवाजा खुला। उमर सिकंदर अंदर दाखिल हुए, सफेद बाल, झुकी हुई कमर, मगर आंखों में अब भी रोब और इख्तियार था। महक ने उन्हें देखा तो जैसे जब्त का आखिरी बंद टूट गया था। वो तड़प कर अपनी जगह से खड़ी हुई और सीधी उनके सीने से लग गई। दादा, वो फूट फूट कर रोने लगी थी। उमर सिकंदर ने उसके सर पर हाथ रखा। नहीं रो पुत्र, वो भारी मगर नर्म आवाज में बोले। मैं बात करूंगा आलियान से। वो इस तरह नहीं कर सकता, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। महक ने सर उठाकर उन्हें देखा, आंखों में जुनून सा उतर आया था। अगर मुझे आलिया नहीं मिला तो मैं खुद को मार लूंगी। दादा, वो बेसाख्ता बोली, बचपन से मैंने उन्हें अपने लिए सोचा है। वो मेरे साथ ऐसा जुल्म नहीं कर सकते। उमर सिकंदर ने संजीदगी से कहा, अब बात होगी सीधा निकाह रुखसती की बात। तुम परेशान ना हो। अचानक महक की नजर सामने रखी फ्रूट बास्केट पर पड़ी। इससे पहले कि कोई समझ पाता, वो तेजी से आगे बढ़ी और बास्केट से छुरी उठा ली। अगले ही लम्हे उसने छुरी अपनी कलाई पर रख दी। मैं खुद को मार लूंगी, वो तेज आवाज में बोली। मैं अपनी कलाई काट लूंगी। आप अभी के अभी उन्हें बुलाएं, मेरा निकाह करवाएं। मैं अपने साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगी। मैंने जिंदगी में कभी इंकार नहीं सुना, अब भी इंकार बर्दाश्त नहीं करूंगी। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। छुरी फेंक दो। उमर सिकंदर धार उठे। बिनिश बेगम चीख पड़ी, छोड़ दो। महक, क्या हो गया है तुम्हें? तुम पागल हो गई हो। महक की आंखें सुर्ख हो चुकी थीं। आप लोग वादा करें, वो जिद्दी लहजे में बोली। वादा करें कि मेरी शादी आलियान से होगी। उमर सिकंदर ने एक लम्हा सोचा, फिर आगे बढ़कर दोनों हाथ उठा दिए। मैं वादा करता हूँ, वो पुख्ता आवाज में बोले। तुम्हारी शादी आलियान से ही होगी। अगर उसने नहीं की तो हम जबरदस्ती करवाएंगे। तुम ये छोड़ दो प्लीज, तुम्हें दादा की कसम है। चोरी महक के हाथ से जमीन पर गिर गई। वो एक लम्हा साकत खड़ी रही, फिर टूटकर उमर सिकंदर के सीने से लग गई। दादा, वो दोबारा फूट फूट कर रोने लगी। कमरे में सिर्फ उसके रोने की आवाज थी और वो वादा जो सबने दिल बचाने के लिए किया था, मगर जिसके अंजाम से कोई भी बेखबर नहीं था। रात का वक्त था। बड़ी हवेली के लाउंज में गैर मामूली खामोशी फैली हुई थी। बड़े फानूस की सफेद रोशनी फर्श पर पड़ रही थी, मगर माहौल में रोशनी के बावजूद घुटन थी। सोफों पर पूरा खानदान मौजूद था। कोई खामोश बैठा था, कोई बेचैनी से हाथ मल रहा था। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक हर गुजरते लम्हे के साथ फैसला करीब आने का एहसास दिला रही थी। उमर साहब के काल पर आलियान इनकार नहीं कर सका। वो अंदर दाखिल हुआ तो उसके चेहरे पर सख्ती और आंखों में थकन साफ नजर आ रही थी। उसने सब पर एक सरसरी नजर डाली और सामने वाले सोफे के करीब खड़ा हो गया। उमर साहब ने उसे देखते ही गुफ्तगू शुरू कर दी। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? उनकी आवाज भारी और हुक्म देने वाली थी। अभी की अभी हमें बता, तुमने हमारी पोती का दिल क्यों तोड़ा? ये रिश्ता बचपन से तय है, तुम मुझसे इनकार कैसे कर सकते हो? आलिया ने गहरी सांस ली। दादाजी, वो गदरे संभल कर बोला, हर इंसान की अपनी पसंद होती है। मुझे ये रिश्ता पसंद नहीं है। मेरा मिजाज अलग है। मैं अपनी जिंदगी में अमन चाहता हूँ, इसलिए एक बावकार लड़की अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। ये सुनते ही बिनिश बेगम तड़प कर बोली, मेरी बेटी ने कौन सी बुरी हरकत की है जो तुम बार बार उसको ऐसा कह रहे हो? ये रिश्ता बचपन से तय था बेटा, तुम ऐसे कैसे मना कर सकते हो? उमर साहब ने फौरन हाथ उठा। खामोश हो जाओ बहू, वो सख्त लहजे में बोले। हम बात कर रहे हैं। लाउंज में सन्नाटा छा गया। उमर साहब ने दोबारा आलियान की तरफ देखा। ये रिश्ता बचपन से तय है, वो आहिस्ता मगर खतरनाक लहजे में बोले। तुम इनकार नहीं कर सकते, और अगर तुमने इनकार किया तो इसके नतायज भी सुन लो। आलियान सीधा खड़ा हो गया। कौन से नतायज? तुम्हें हर जायदाद से अलग कर दिया जाएगा, उमर साहब बोलते गए।
ऑफिस में मौजूद तुम्हारी पोस्ट तुमसे छीन दी जाएगी। तुम कारोबार में हिस्सेदार नहीं रहोगे। ये घर और वो घर दोनों मेरे नाम पर हैं। दोनों से तुम्हें अलग कर दिया जाएगा। यूसुफ सिकंदर ने नजरें झुका ली। और अगर तुम्हारे बाप ने हमारी बात नहीं मानी, उमर साहब ने बात आगे बढ़ाई, तो उसे भी बरादरी से बेदखल कर दिया जाएगा। आलियान के चेहरे का रंग बदल गया था। ये ये ज्यादती है, वो जब्त के साथ बोला। क्या मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं है? बेशक है, उमर साहब ने जवाब दिया, मगर कुछ असूल होते हैं। तुमने गलत किया है और हर गलती की सजा होती है। आलियान के लहजे में तल्खी आ गई थी। दादाजी आप गलत करें, आप सिर्फ एक शख्स का साथ दे रहे हैं। क्या मेरी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है? उमर साहब ने सोफे की पुश्त से टेक लगाई। हम तुम्हारी जिंदगी बना रहे हैं, वो पुख्ता यकीन से बोले। हमें पता है कि महक तुम्हारे लिए बेहतरीन जोड़ है। आलिया ने एहतजाज किया। आज जबरदस्ती किसी को किसी के साथ बांध नहीं सकते। हम बांध सकते हैं, उमर साहब ने फैसला कुन अंदाज में कहा, क्योंकि हमारे पास इख्तियार है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास सब कुछ रहे, इज्जत, कारोबार, घर, नाम, तो इसी हफ्ते तुम्हारा निकाह और रुखसती महक के साथ होगी। वो जरा रुके, फिर आखिरी बार किया। अब फैसला तुम्हारा है। लाउंज में सांसें रुकी हुई थी। आलिया ने एक चेहरा देखा। किसी की आंखों में इल्तिजा थी, किसी में खौफ और किसी में खामोश हमायत। उसने मुट्ठी बंद की, जबड़ा भींचा, मगर बोल नहीं सका। वो एहतजाज करना चाहता था, चीखना चाहता था, मगर खानदान, जायदाद, बाप की इज्जत सब एक साथ उसके सामने खड़े थे। उमर साहब ने खामोशी को अपनी फतह समझा था और इसी खामोशी में आलियान को ब्लैकमेल करके उस फैसले के करीब ला खड़ा किया गया जिसके नताइज किसी ने नहीं सोचे थे। वक्त की रफ्तार न कभी थम सकी है, न कभी थम पाएगी। निकाह का दिन तय हो चुका था। उसके लाख एहतजाज, जिद और चीखें सब दीवार से टकरा कर रह गई थी। किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि वो क्या चाहता है, उसकी रजा कहाँ है। फैसला हो चुका था और फैसले के बाद खानदान में सिर्फ तैयारी रह जाती है। निकाह का दिन भी सर पर आन पहुंचा था। महक अपने कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी, सुर जोड़ा हाथों में मेहंदी, भारी जेवरात और आंखों में ऐसी चमक जैसे बरसों की दुआएं आज कबूल हो गई हों। उसके होंठों पर बार बार मुस्कुराहट आ जाती, गाल खुशी से लाल अनार की तरह दमक रहे थे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर ये बेचैनी नहीं, खुशी की घबराहट थी। वो बार बार दुपट्टे का पल्लू संभालती, चूड़ियों की एक खनक सुनती और खुद से ही मुस्कुरा देती। उसी लम्हे कमरे का दरवाजा खुला। उमर साहब अंदर दाखिल हुए। उनके साथ यूसुफ सिकंदर, महक के बाबा, मौलवी साहब और घर के चंद करीबी औरतें भी थीं। कमरे की फिजा यकदम संजीदा हो गई। महक ने नजरें झुका ली, मगर चेहरे की खुशी छुप न सकी। उमर साहब आगे बढ़े और उसके सर पर हाथ रखा। खुश रहो बेटी, उन्होंने मुख्तसर सा कहा। यूसुफ सिकंदर और उसके बाबा ने भी बारी बारी उसके सर पर हाथ रखा। मां की आंखों में आंसू थे, मगर लबों पर शुक्र का कलमा। मौलवी साहब ने उमर साहब की तरफ देखकर पूछा, इजाजत है, निकाह शुरू करें? उमर साहब ने इस बात में सर हिलाया। शुरू करें। मौलवी साहब ने निकाहनामा खोला और ऐनक दुरुस्त की, फिर महक की तरफ मुतवज्जह हुए। महक सिकंदर बिनते नईम सिकंदर, उनकी आवाज कमरे में वाज़ेह गूंजी। आपका निकाह आलियान सिकंदर बल्दे यूसुफ सिकंदर से तय किया जाता है। मैं मुकाबला हक महर मुकर्रा किया। आपको ये निकाह कबूल है? महक ने पलकें उठाई। आंखों में नमी थी, मगर वो खुशी के आंसू थे। कबूल है, वो मुस्कुराते हुए बोली। मौलवी साहब ने दोबारा सवाल दोहराया, क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। इस बार उसकी आवाज और मजबूत थी। तीसरी मर्तबा पूछा, क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है, उसने पूरे यकीन के साथ कहा। कमरे में मुबारक हो की आवाजें गूंज उठी। निकाह नामे पर उसके दस्तखत करवाए गए। कलम पकड़ते वक्त उसके हाथ हल्के से कांपे, मगर चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार रही थी। कुछ ही देर बाद सब लोग नीचे हॉल की तरफ बढ़ गए थे। हॉल में माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ था। लाइट्स तेज थी, मगर फिजा में सन्नाटा था। आराम सामने सोफे पर बैठा हुआ था, चेहरे पर गैर मामूली संजीदगी, आंखों में सख्ती, होंठ नीचे हुए। वो किसी से नजरें नहीं मिला रहा था। मौलवी साहब उसके बराबर आकर बैठ गए। आलियान सिकंदर बल यूसुफ सिकंदर, उन्होंने रस्मी अंदाज में कहा। आपका निकाह महक सिकंदर बिनते नईम सिकंदर से तय किया जाता है। बामुकाबला हक महर मुकर्रर। क्या आपको ये निकाह कबूल है? चंद लम्हे खामोशी रही। आलिया ने गहरी सांस ली। कबूल है, उसने बेहद संजीदगी से कहा। दूसरी मर्तबा सवाल किया गया, क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। आवाज में कोई जज्बा नहीं था। तीसरी मर्तबा भी वही सवाल किया, क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। इस बार भी लहजा वही रहा। मौलवी साहब ने निकाहनामा उसकी तरफ बढ़ाया। आलिया ने कलम उठाया, चंद लम्हे रुका, फिर दस्तखत कर दिए। निकाह मुकम्मल हुआ। मौलवी साहब ने ऐलान किया, दुआ के लिए सबने हाथ उठा दिए थे। कुछ हाथ शुक्र से भरे थे, कुछ मजबूरी से, और कुछ हाथ ऐसे भी थे जो दुआ में उठे थे, मगर दिल कहीं और था।
यूं एक निकाह मुकम्मल हो गया। एक दिल खुशी से भरा हुआ और दूसरा दिल खामोशी से हारा हुआ। कुछ देर बाद रुखसती तय पा गई थी। वो दुल्हन बनी सर झुकाए अपने शौहर के कमरे में बैठी थी। सिर जोड़े का पल्लू घुटनों पर फैला हुआ था। हाथों की मेहंदी अभी तक ताजा लग रही थी। चूड़ियों की हल्की सी खनक कमरे की खामोशी में घुल रही थी। उसके होंठों पर दबी दबी मुस्कुराहट थी। ऐसी मुस्कुराहट जिसमें यकीन भी था और शुक्र भी। उसे बार बार यही लग रहा था जैसे ये सब ख्वाब हो। वो वक्त जब सब कुछ टूटने के दहाने पर आ खड़ा हुआ था, जब हर रास्ता बंद नजर आता था। आज वही रास्ते उसके कदमों में बिछे थे। उसने खुद से कहा था, मोहब्बत जीत गई है। आखिरकार वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि कमरे का दरवाजा आहिस्तगी से खुला। कदमों की आहट सुनाई दी तो उसका दिल जोर से धड़का। आर्यन अंदर दाखिल हुआ। उसकी मौजूदगी ने कमरे की फिजा बदल दी थी। वो बेख्तियार खुद में सिमट गई थी। नजरें मजीद झुका ली थी। शर्म के मारे उसके कान जलने लगे थे। वो कदम बा कदम चलता हुआ बेड के पास आकर रुक गया था। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर उसकी आवाज गूंजी, सर्द कटी हुई। तुम्हें क्या लगता है, ये पाठशाही का ड्रामा करके, ये झूठी हमदर्दियां समेट कर तुमने कोई बड़ा मार्का मार लिया है? वो चूक गई। बेख्तियार उसने सर उठाकर उसे देखा। आंखों में सवाल था, हैरत थी। क्या? नजरें नीचे करो। वो अचानक चलाया। आवाज में ऐसी सख्ती थी कि उसके जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई थी। बहुत शौक है ना तुम्हें मेरी बीवी बनने का? आज की रात तुम्हारे सारे शौक निकालूंगा। उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। आवाज कांपने लगी थी। क्या हुआ है आपको? मुझसे कोई गलती हो गई है? वो एक कदम और करीब आया। गलती नहीं, उसने दांत भींच कर कहा, तुमसे गुनाह हुआ है और आज तुम्हें इस गुनाह की सजा मिलेगी। वो हड़बड़ा गई। मैंने क्या किया है? मोहब्बत करना जुर्म है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? उसने जल्दी जल्दी अल्फाज जोड़े जैसे वक्त हाथ से फिसल रहा हो। आप जैसी लड़की चाहते हैं मैं वैसी बन जाऊंगी। बस एक दफा बता दें, मैं कभी आपके खिलाफ नहीं जाऊंगी। जैसा आप रखेंगे वैसी रहूंगी। जैसा आप बोलेंगे वैसा करूंगी। प्लीज मेरी बात सुने। उसकी आवाज में इल्तिजा थी। आंखों में आंसू लरस रहे थे, मगर आलियान की आंखों में कोई नरमी नहीं थी। वो अचानक उसके बिल्कुल करीब आ गया। इससे पहले कि वो पीछे हट पाती, उसने उसका बाजू मजबूती से थाम लिया था। गिरफ्त इतनी सख्त थी कि उसकी सांसें अटक गई थी। बिल्कुल चुप, वो धाड़ा। आवाज नहीं आनी चाहिए तुम्हारी, वरना यही खत्म कर दूंगा। उसके लफ्ज जहर की तरह थे। वो बुरी तरह कांप गई। आंसू बिना आवाज के उसके पलकों से बहने लगे थे। उसने होंठ भींच लिए थे, जैसे खुद को टूटने से रोक रही हो। अगर आज तुम्हें पछताने पर मजबूर ना किया, उसके कान के करीब बोला, तो मेरा नाम आलियान सिकंदर नहीं। वो कुछ कहना चाहती थी, शायद आखिरी बार, मगर उसकी आवाज जैसे उसके गले में ही दम तोड़ गई। वो बेख्तियार उसकी सांसों को अपनी गिरफ्त में ले गया था और धीरे धीरे उसकी सांसें उंडेलने लगा था। वो झटपटाई थी, लेकिन उसकी गिरफ्त सख्त थी। वो चाहकर भी खुद को छुड़ा नहीं पाई थी। मुझको कुछ ही देर में निढाल कर गया। रात कतरा कतरा करके पिघलती चली गई थी। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब के साथ रोशन हुआ था। अगली सुबह धुंधली रोशनी के साथ कमरे में छाई हुई थी। आलियान अपने सामान के साथ बिना किसी वजाहत के दुबई रवाना हो गया था। वो न जानता था, न चाहता था कि कोई उससे हाल पूछे। ना उसे परवाह थी कि महक की कैफियत कैसी है, मर गई है या जी रही है। रात को वो 3 बार उसके करीब आया था और उसकी कुर्बत बिल्कुल निढाल हो गई थी। दुबई पहुंचकर मोबाइल फोन भी बंद कर दिया था। किसी से राब्ता नहीं किया। वक्त की रफ्तार न कभी थमी और न रुक सकी है। 1 महीने बाद जब उसका गुस्सा और इसराब दोनों कुछ हद तक ठंडे हुए, आलियान वापस घर लौट आया था। उसके दिल में अपने घर की कमी, अपनी माँ की याद शिद्दत से भरी हुई थी। लेकिन सबसे पहले वो सीधा अपने कमरे की तरफ गया। अंदर दाखिल हुआ, कमरा बिल्कुल खाली पड़ा था। महक का कोई निशान नहीं, सामान भी नजर नहीं आया। पहले तो हैरानी हुई, मगर फिर उसने कदम अपनी माँ की तरफ बढ़ाए। माँ सोफे पर बैठी थी, उदास नजरों से आर्यन की तस्वीर देख रही थी। हल्की सी रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी और चेहरे की खामोश उदासी को बढ़ा रही थी। आर्यन ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कदम बढ़ाया और उनके करीब खड़ा हुआ। देखिए अम्मी, आप शिद्दत से मुझे याद कर रही थी। आपका बेटा हाजिर हो गया। कैसी हैं अम्मी? सरवत बेगम हैरत से उठी, आंखों में आंसू भर आए और फौरन आर्यन के गले से लग गई। वो थोड़ी देर हैरान रह गया, फिर अपने हाथों से उनके आंसू साफ करते हुए बोला, क्या हुआ अम्मी, आप क्यों रो रही हैं? सरवा बेगम ने हल्की कांपती हुई आवाज में कहा, तुम कितने जालिम हो आर्यन। तुम्हारे साथ तुम्हारे बाबा और दादा ने गलत किया था और तुम अपनी माँ को तनहा छोड़कर चले गए। आर्यन ने मासूमियत से जवाब दिया, बस उस वक्त गुस्सा आया था, दिमाग काम नहीं कर रहा था, इसलिए चला गया। यहाँ रहता तो शायद मजीद लड़ाई कर लेता। खैर मैं कमरे में गया था। मेरी बीवी कहाँ है? सरवा बेगम ने उदास नजरों से सर हिलाया। महक कहीं नहीं है। सामान वगैरह भी नजर नहीं आ रहा। आलियान बोला, क्या मतलब?
उन्होंने सांस भरते हुए कहा, वो तो शादी की सुबह ही अपने घर चली गई थी। पता है किसी से बात भी नहीं करती, बस कमरे में हर वक्त बंद रहती है। मैं और तुम्हारे बाबा कई दफा उसे लेने गए मगर वो नहीं आई। तुमने ऐसा क्या किया था उस रात? आया ने थोड़ा सख्त लहजा अपना। क्या मतलब, आप दोनों गए उसके बावजूद नहीं आई? इतनी नाक किस बात की है? मैंने कुछ नहीं किया, ना हक लिया था, इसके अलावा और कुछ नहीं। कहाँ है? सरवत बेगम ने गहरी सांस ली और फिर बोली, फिर वो इतनी खामोश क्यों हो गई है? ना किसी से बात करती है, ना किसी से कुछ कहती है। हंसना तो जैसे भूल ही गई है। आलिया ने कंधे उचकाए, एक लम्हे के लिए नजरें झुकाई। फिर कहा, ड्रामे है, सब ड्रामे। मैं जाता हूँ, देखता हूँ क्या बात है, ले आऊंगा, परेशान ना हो। सरवत बेगम ने खामोशी इख्तियार कर ली। उनकी आंखें अब भी नमी से तर थीं, लेकिन अल्फाज चुपके थे। आलिया ने कमरे में कदम बढ़ाया, हर चीज को एक नजर देखकर खामोशी से कमरे की रोशनी में महक की गैर मौजूदगी को महसूस किया। मैं जानता था कि बात आसान नहीं होगी, मगर दिल में ये सोच भी मजबूत थी कि वो खुद देखेगा, खुद जानेगा कि उसके बगैर महक की दुनिया कैसे सुनसान है। शाम तक उसने अपने काम निपटाए थे और सीधा बड़ी हवेली पहुंचा था। दरवाजे से दाखिल होते सामने लाउंज में बिनिश बेगम को देखा, जो सोफे पर बैठकर कुछ पढ़ रही थी। उन्होंने उसकी तरफ नजर उठाई तो कदम बढ़ाते उनके करीब आया। अस्सलाम वालेकुम, उसने सलाम किया। बिनिश बेगम चौंक कर उसे देखने लगी, फिर अपनी जगह से उठी और नर्म लहजे में बोली, वालेकुम सलाम। बैठो बेटा, कैसे हो? सिकंदर ने सर हिलाया। ठीक हूँ। महक कहाँ है? उसे लेने के लिए आया हूँ। बिनिश बेगम ने गहरी सांस ली और कहा, वो अपने कमरे में है, लेकिन मैं तुमसे पहले कुछ बात करना चाहती हूँ। आलिया ने एक नजर उन पर डाली, फिर सर हिलाकर सोफे पर बैठ गया। बिनिश बेगम ने आंखों में संजीदगी लिए बोलना शुरू किया। मैं जानती हूँ ना, मेरी बेटी को पसंद नहीं करते, लेकिन तुम्हें पता है वो तुम्हें टूट कर चाहती है। मैं ये नहीं जानती कि तुम दोनों की शादी की रात क्या हुआ था, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि उस रात ने उसे मुकम्मल तौर पर तोड़ दिया है। आलियान खामोश रहा, मुल्फाज कानों में गूंज रहे थे। बिनिश बेगम मजीद बोली, वो बच्ची जो हर वक्त हंसती रहती थी, अब उसके लबों पर मुस्कुराहट नहीं होती। जो हर वक्त गुनगुनाती रहती थी, अब बिल्कुल खामोश है। पूरे घर में जो दंदनाती फिरती थी, अब अपने कमरे से बाहर निकलना भी पसंद नहीं करती। किसी से बात नहीं करती, तुम्हारा नाम नहीं लेती। तूने ऐसा क्यों किया उसके साथ? उसकी आंखों में सुकून नहीं था, लेकिन वो गौर से सुनता रहा। वो मजीद बोली, तुम्हें पता है, 9 महीने मैंने उसे अपने पेट में रखा। बहुत तकलीफों के बाद वो पैदा हुई और फिर मशीनों में चली गई। मैं बहुत रोती रही, खुदा से गिड़गिड़ाती रही कि उसकी जिंदगी बख्श दे। जब वो मेरे हाथों में आई तो मैंने वादा किया कि उसे कभी रुलाऊंगी नहीं, हमेशा खुश रखूंगी, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। और यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। आलिया ने सर झुका लिया, आंखों में चुभी हुई नरमी को महसूस किया। वो मजीद बोली, काश मैं उसे समझाती कि हर चीज मिलना मुमकिन नहीं है। जब उसने हमसे तुम्हारी ख्वाहिश की, मैं उसे मना करती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। हमने जबरदस्ती थमा दिया और तुमने मेरी बच्ची की सारी मुस्कुराहट छीन ली। माँ बाप अपनी औलाद को सब दे सकते हैं, लेकिन नसीब नहीं दे सकते। वो एक लम्हे के लिए रुकी, फिर बोली, मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि इतना गलत मत करना कभी भी उसके साथ, कि जब अल्लाह तुम्हें बेटी दे तो उस बेटी को हाथ में लेकर तुम्हारी रूह कांप जाए कि कल मेरी बेटी रुखसत होकर किसी और के घर जाएगी। खुदा के लिए उसकी मोहब्बत को समझो। वो गलत लड़की नहीं है, वो बहुत अच्छी है। ये कहकर वो उठी और कमरे से बाहर चली गई। आलिया ने बेख्तियार अपनी आंखों की नमी साफ की। इस 1 महीने के दौरान बहुत कुछ बदला था। उसका गुस्सा ठंडा हो चुका था और वो समझने लगा था कि वाकई वो गलत था। कुछ लम्हे सोफे पर बैठा रहा, फिर उठा और सीधा महक के कमरे की तरफ बढ़ गया था, दिल में इस उम्मीद के साथ वो उसे राजी कर लेगा। वो सीधा उसके कमरे के पास आया, दरवाजा खोला और कमरे में दाखिल हुआ। अंदर एक खामोशी छाई हुई थी। सामने बिस्तर पर वो बैठी थी, हाथों में मोबाइल थामा हुआ था, लेकिन आंखें तस्वीर में जमी हुई थी। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, जैसे दुनिया की सब परेशानियां भी इस लम्हे में रुक गई हों। सब कहते थे कि उसका नाम नहीं लेती, मगर वो उसे भूली कब थी। उसने आहिस्ता से गला खंगारा और वो भी इख्तियार सर उठाकर उसे देखने लगी। अचानक सामने से खड़ा देखकर वो थोड़ी देर के लिए साकित हो गई, जैसे पत्थर की हो गई हो। आलिया ने दरवाजा बंद किया और कदम बढ़ाते उसके करीब खड़ा हो गया था। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर उसने नर्म लहजे में पूछा, कैसी हो? मेरी अम्मी बता रही थी वो लेने के लिए कई बार आई, लेकिन तुम गई नहीं। पूछ सकता हूँ क्यों? वो कुछ नहीं बोली, आंखें नीचे झुकी हुई थी। वो एक लम्हे के लिए रुक कर फिर बोली, आवाज में हल्की झंझलाहट थी, आप मुझे पसंद ही नहीं करते। मैं वापस जाकर क्या करती? मुझसे इतनी नफरत है, मेरे वजूद को रून दिया। मैं वहां रहकर क्या करती? इसीलिए अपने घर वापस आ गई थी। आप बेफिक्र नहीं, आपकी जिंदगी से दूर चली जाऊंगी। आप मुझे छोड़कर अपनी मर्जी की लड़की से शादी कर सकते हैं। मुझे समझ आ गया है, जबरदस्ती किसी को हासिल नहीं किया जाता। आलिया ने कदम मजीद करीब बढ़ाया और आहिस्ता से कहा,
کس نے کہہ دیا کہ تمہیں پسند نہیں کرتا؟ میں نے یہ ضرور کہا تھا کہ تم میرے مزاج کی نہیں ہو، لیکن اب میں کہہ سکتا ہوں کہ تم میرے مزاج کی ہو۔ میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں۔ یہ کوئی ہمدردی نہیں ہے، میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ اس نے کمرے کی خاموشی میں ایک لمحے کے لیے اسے غور سے دیکھا، پھر بات جاری رکھی۔ بے شک خدا نے نکاح میں بہت طاقت رکھی ہے۔ مجھے اب سب دھیرے دھیرے سمجھ آ رہا ہے۔ کسی کی بیٹی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، کیونکہ کل کو جب میری بیٹی ہوگی اور اسے تکلیف ہوگی تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ وہ کچھ لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے سانس بھرتی رہی، پھر سر ہلایا جیسے مان رہی ہو کہ وہ واقعی سمجھ رہا ہے۔ آلیان نے نرمی سے پوچھا، تو کیا تم سمجھ گئی ہو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں؟ اس نے دھیرے سے سر ہلایا اور پھر آہستہ سے بولی، آپ مجھ سے محبت کرنے لگے ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ابھی محبت نہیں کرتا لیکن کر لوں گا۔ تم بہت اچھی ہو، اتنی اچھی کہ جو عورت اپنے کمرے کی باتیں اپنے کمرے تک رکھے، جو میرے راز کو راز رکھے، دنیا کو نہ بتائے کہ ہمارے درمیان کیا ہوا، اس سے اچھی عورت کوئی اور ہو سکتی ہے؟ اس نے روتے ہوئے سر ہلایا، آنکھوں میں نمی اور خوشی کے مکس جذبات کے ساتھ۔ آلیان نے سب اختیار گلے سے لگا لیا۔ وہ بستر کے کنارے بیٹھ گئی، اس کے بازو اس کے گرد لپٹ گئے۔ لمحہ اتنا سکون بھرا تھا کہ جیسے تمام درد، غصہ اور خوف دھیرے دھیرے ختم ہو گئے ہوں۔ آلیان نے اس کے کان کے قریب سر ہلکا سا کیا اور کہا، میں تمہیں کبھی چھوڑوں گا نہیں۔ تمہارے ساتھ رہنا میرا فیصلہ ہے اور تمہاری ہر خوشی میری ذمہ داری ہے۔ تمہارا ہر لمحہ محفوظ ہے، بس یہی کافی ہے کہ تم میرے ساتھ ہو۔ اس کے ہونٹوں پر وہ مسکراہٹ پوری طرح واپس آ گئی تھی جو اس کی تھی۔ آنکھوں کی نمی اب خوشی میں بدل گئی تھی، وہ اس کے گلے میں چھپی ہوئی تھی۔ دل کی دھڑکنیں ایک ساتھ گونج رہی تھیں، کمرے کی خاموشی میں صرف ان کے سانسوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، جیسے دنیا نے لمحے کے لیے رک کر انہیں اپنے سکون میں باندھ لیا ہو۔ وہ لمحہ مکمل سکون، مکمل یقین اور مکمل محبت سے بھرا ہوا تھا۔ آلیان اسے تھوڑا اور قریب کھینچا اور خوشی سے اور سکون سے سر جھکائے اس کے سینے سے لپٹ گئی تھی۔ آخرکار جو لمحے وہ دونوں کے لیے خواب بنے تھے، حقیقت کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ محبت کی طاقت، صبر اور سمجھداری نے سب کچھ بدل دیا تھا، اور وہ دونوں وہاں خاموش لیکن دلوں کی پوری باتیں کیے بس ایک دوسرے کی موجودگی میں مکمل خوشی محسوس کر رہے تھے، زندگی کے نئے باب کے آغاز کے لیے تیار۔